जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, आज हम क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। हम बताए थे बाबू, किसी भी चीज का दो गुण, एगो ऊपर से देखने वाला भौतिक गुण और एगो अंदर का मन का गुण होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर लड़की देखने जा रहे हैं, ऊपर से रंग, चेहरा, गोराई वगैरह देख रहा है तो भौतिक गुण है, लेकिन अंदर का उसके मन में क्या है वो देखना है तो आपको उसके सास और ननद के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। उस सास को थरिया चला के मारने वाली है कि गिलास चला के। तो ये क्या है? ये रासायनिक गुण है। मतलब जब किसी पदार्थ के अंदर का गुण का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक गुण, और जब उसको ऊपर ऊपर से देख के और उसका गुण पता लगाया जाएगा तो बोलेंगे भौतिक गुण, है कि नहीं। तो ये दो गुण होते हैं किसी भी पदार्थ में। अब हम धातु और अधातु जो पढ़ रहे हैं, इसमें धातु के बारे में पढ़ रहे हैं और धातु का आज रासायनिक गुण पढ़ने वाले। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें कंफर्म हो जाए। हम बताए थे बाबू धातु और अधातु क्या होते हैं, तो हम बताए थे पहले तत्व क्या होते हैं। तो बताए थे तत्व वे पदार्थ हैं जो केवल एक ही परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि लोहा है अगर, तो लोहा में बस Fe होंगे, यानी कि आयरन के परमाणु ही होंगे। अगर कोई चीज एल्युमिनियम है तो उसमें एल्युमिनियम ही होगा, एल्युमिनियम ही होगा। मतलब कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होंगे, तब उनको बोलेंगे कि ये क्या है? तत्व है। अब इन तत्वों में होता क्या है? तत्वों में तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तीसरा भी प्रकार होता है उपधातु, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो हम बस समझे कि ये जो तत्व हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो धातु हो सकते हैं या तो अधातु हो सकते हैं। धातु क्या होते हैं? तो धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि अगर उनको एक तरफ से गर्म करेंगे तो गर्मी दूसरी तरफ भी पहुंच जाएगा। जैसे लोहा का छड़ एक तरफ से गर्म कीजिए, दूसरी तरफ उसका गर्म हो जाएगा। काहे से कि ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का चालन कर रहा है। ऐसे ही लोहा में अगर बिजली का तार ले जाके सटा के लोहा को छुइए, पता चलेगा लाइट मार देगा, है कि नहीं। तो लाइट मार देगा मतलब कि बिजली का भी कंडक्शन कर रहा है, बिजली को भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा है। मतलब कि हीट यानी ऊष्मा और विद्युत का वो सुचालक है, ऊष्मा और विद्युत का वो चालन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह दोनों को भेज रहा है। ठीक, फिर पढ़े थे कि जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, वो दबाने पे दबते नहीं, लचीले नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे धातु हैं जो लचीले होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह हो गया। ठीक, लेकिन सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, उनको दबाने से दब नहीं सकते हैं। अलग अलग उनकी कठोरता होती है, ये भी बताए थे। तो ये देखिए, ये जो गुण अभी तक हम देखे हैं क्या है? ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि धातु देखने में कठोर होते हैं, दब नहीं सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद धातुओं की सतह चमकदार होती है। जैसे लोहा, अगर नया नया लोहा रहेगा, चाहे नया नया एल्युमिनियम, चाहे नया नया स्टील रहेगा तो देखेंगे चमकता रहेगा। चाहे नया नया कॉपर का पाइप रहेगा वो गोल्डन कलर में चमकता है, चांदी भी चमकता है, सोना भी चमकता है। तो धातुएं जो होती है उनका गुण होता है कि वो चमकते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक, और ये भी बताए थे कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो कि रासायनिक गुण है। अभी हम इसको बताएंगे। ठीक, रासायनिक गुण है तो रासायनिक गुणों के बारे में अभी हमको पढ़ना है। ठीक, तो इतना बस समझिए, इतना बस हम समझाए थे कि धातुओं के इतने सारे गुण होते हैं और भी बताए थे। तो ऊपर ऊपर से हम गुण के बारे में पढ़े। तो ये क्या है? भौतिक गुण। अब आज हम धातुओं के अंदरूनी गुण के बारे में पढ़ेंगे कि धातु के मन में क्या चल रहा है। मतलब उसके अंदर एकदम घुस के देखेंगे धातु कैसा है, क्या क्या इसके अंदर गुण है, क्या क्या इसके अंदर चल रहा है। तो उसी को बोलेंगे कि ये धातु का क्या है? रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण बाबू कुछ नहीं होता है, अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है रासायनिक गुण। जैसे हम बोले हैं ना कि अगर किसी लड़की का रहन जानना है, शादी वादी हो गया है, तो मान लीजिए उसका रासायनिक गुण जानना है तो सास और ननद के साथ इंटरेक्शन कराइए, पता चल जाएगा, है कि नहीं। वैसे धातुओं का अगर रासायनिक गुण जानना है तो उसको किसी के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। अब अभिक्रिया कैसे कराया जाए? तो देखिए, धातु को वायु में अगर हम वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। धातुओं का अगर जल
जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धातुओं को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे धातुओं के गुण। लेकिन पहले हम अभिक्रिया कराने से पहले बाबू बता दें कि धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके कारण ये अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, समझते हैं। देखिए जो धातु होते हैं, कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना है, परमाणुओं से मिलकर के बना है। और जो धातु है ये भी परमाणु से मिलकर के बने होंगे, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जो धातु होते हैं ना, उनके बाह्यतम कोश में एकदम बाहरी, देखिए परमाणु कैसा होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है और इसके चारों तरफ कोश होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इसमें एकदम बाहरी वाले में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1, 2 या 3 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। किसमें, धातुओं का गुण है। धातुओं का गुण यही होता है कि उसमें बाह्यतम कोश में, बाहरी कक्षा में क्या होंगे, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। अब इनके जस्ट बाहरी कोश के जस्ट अंदर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं जस्ट अंदर वाले कोश में। तो अब देखिए किसी भी पदार्थ को अस्थायी होने के लिए उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। किसी भी पदार्थ को अस्थायी होने के लिए, जैसे आपको अस्थायी होने के लिए आपका ब्याह करा दिया जाए, आप अस्थायी हो जाएंगे, है कि नहीं। नहीं तो इसे चक्कर पकड़ करते रहेंगे, वो आ जाएगी तो चक्कर पकड़ नहीं करने देगी, है कि नहीं, अस्थायी हो जाएंगे। वैसे ही ये जो परमाणु है, जो भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, उनको अस्थायी होने के लिए उनके बाहरी कोश में, बाह्यतम कोश में कम से कम 8 वो इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है। लेकिन ये देखिए धातु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहते हैं। हमको क्या मालूम है कि धातुओं के बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी पदार्थ में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और अंदर वाले में, जस्ट उसके अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे बाह्यतम कोश में, अभी समझाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो बाबू देखिए ये सोडियम का परमाणु है। अब ये सोडियम जो है एक धातु है। क्या है बाबू, सोडियम एक धातु है। सोडियम जो है Na, इसको Na से दर्शाया जाता है, ये एक धातु है। अब इस धातु का परमाणु होगा, परमाणु में कोश होंगे, कोश यानी कक्षक होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का, कोशों में इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखिए परमाणु जो है वो फुटबॉल जैसा है और इसके चारों तरफ, फुटबॉल में एक छोटा सा गोली और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, ठीक ना। जैसे नाभिक है आपकी वाली और आप उसका चक्कर लगाते रहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। परमाणु में भी वैसे होता है। ये क्या है, ये जो है ये नाभिक है परमाणु का और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्करियाते रहेंगे सर, चक्करियाते रहेंगे सर। और यही चक्कर जो काट रहे हैं, इसी रास्ते को, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उसी रास्ते को हम बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं, कक्ष या कोश बोलते हैं, ठीक। तो देखिए जिस रास्ते पर, ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक मतलब इसमें प्रोटॉन चुपचाप बैठा रहेगा, जैसे आप लोग करते हैं, कोई भी चुपचाप बैठा उसके चारों ओर चक्कर काटते रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चुपचाप नाभिक में बैठा रहता है सब, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है खचरा है सब, यहाँ पे चारों ओर इसके घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। तो अब इसमें हर एक रास्ते पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी संख्या देखिए। पहला रास्ता को पहला कोश बोलते हैं, तो पहला कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाबू, पहला कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कैसे कि छोट रास्ता है, देख रहे हैं छोट है तो 2 को घूम सकता है। दूसरका में कितना घूम सकता है, दूसरका कोश में कितना घूम सकता है, 2, और दूसरका कोश में 8 घूम सकता है। कितना घूम सकता है, दूसरका कोश में 8। और तीसरका कोश में, तीसरका कोश में कितना घूम सकता है, तो तीसरका कोश में घूम सकता है बाबू 18। कितना घूम सकता है, 18। 2, 8, 2, 8, 18, ठीक। और चौथे कोश में कितना घूम सकता है, चौथा कोश मतलब चौथा रास्ता, यहाँ पे तो हम 3 ही बनाए हैं।
चौथा कोष मतलब अगर कोई परमाणु है उसमें चौथा कोष हो तो उसमें कितना, तो उसमें 32, 2 8 18 32 ऐसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है, ठीक। तो आप इलेक्ट्रॉन भरने का नियम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। मतलब ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन। अधिकतम क्या बोला है, अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम 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 अधिकतम, इससे कम हो सकता है। पहले कोष में हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो सकता है, 8 गो मैक्सिमम, 8 गो से ऊपर नहीं होगा, ठीक। तब देखिए ये सोडियम का परमाणु है बाबू, ये क्या है, सोडियम का परमाणु है। और सोडियम में हमको मालूम है कौ गो इलेक्ट्रॉन बाबू, 11 गो। 11 गो में से 11 को भरना है, तो हमको मालूम है पहले कोष में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले कोष को मैक्सिमम भर दिए, अंदर से बाहर की ओर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते जाते हैं। तो पहला कोष हमारा भर गया। दूसरे कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 11 में से 2 गया, अभी 9 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 गो भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कौ भरा गया, 2 और 8, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचा कितना हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब अगला कोष जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 18 गो। लेकिन बाबू क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम 18 गो, 18 गो से कम भरा जा सकता है। तो अगला कोष में जो लास्ट कोष है, तीसरा कोष, इसमें 1 गो इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखिए इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, 2 और 8 10 1 11। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन था, 11। ये सोडियम का परमाणु बन गया, सोडियम का परमाणु बन गया, है कि नहीं। तो ये सोडियम का परमाणु है। अब सोडियम के परमाणु में इस हिसाब से हम क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 8 18 32 ऐसे होता है। हम पहले में 2 भरे, दूसरे में 8, तीसरे में 1 भर दिए। अब होता क्या है, हम बोले हैं कि धातुओं के बाह्यतम कक्ष में, धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें क्या है, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी से मांगता फिरेगा, हमको 7 गो इलेक्ट्रॉन दीजिए, 7 गो इलेक्ट्रॉन दीजिए, कौन देगा। आप ढेर कर्जा किसी से मांगने जाइएगा, कोई नहीं देगा, लेकिन कम मांगेगा तो दे देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 7 गो इलेक्ट्रॉन ही मांगेगा किसी से तो कोई नहीं देगा। अब कोई परमाणु होता है जिसके बाह्यतम कोष में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। कोई परमाणु होता है जिसके बाह्यतम कोष में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि क्लोरीन। अब हम बताएं किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में 8 गो चाहिए। तो हई कहता है हमारे में 7 गो है, एगो दीजिए ना, एगो दीजिए ना, एगो दीजिए ना। तो हई कहता है देखो ना हमारा फायदा है। यहाँ पे क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन कोई परमाणु है, कोई तत्व है, हम मानते हैं। इसके बाह्यतम कोष में कौ गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 1 7 गो इलेक्ट्रॉन है। कहता है हमरों में 8 गो हो जाए, हमरों में 8 गो हो जाए, हम भी अस्थायी हो जाएंगे। तो अब यहाँ से सोडियम जो है कहता है तुम एगो हमसे ले ही लो, तुम एगो हमसे ले ही लो और ले करके अस्थायी हो जाओ, 8 गो अपना बना लो। अब फायदा इसका क्या हुआ, इसको देने में फायदा है और इसको लेने में फायदा। ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके फायदे में और ये इलेक्ट्रॉन दे के फायदे में। कैसे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एगो निकला इसमें से, अब इसका बाह्यतम कोष ये खत्म हो गया। कैसे कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ही तो हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं या कक्ष बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भग गया, रास्ता ही खत्म। अब इसका बाहरी कोष ये बन गया, अब इसका बाहरी कोष ये बन गया। अब ये अस्थाई हो गया। क्या हो गया बाबू, अस्थाई हो गया। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अस्थाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। इसे मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी और को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अस्थाई हो जाएगा। कैसे कि ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 2 गो ले लेगा वो, और मैग्नीशियम 2 गो दे देगा।
मैग्नीशियम 2 दे देगा। ऐसे ही होता है, मतलब कि ऐसे अपना अपना जैसे कमी पूरा करते हैं। ये दे करके धातुएं जो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अस्थायी हो जाते हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ले करके अस्थायी हो जाते हैं। जो क्लोरीन है ये अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन ले करके अस्थायी हो जाते हैं, और धातुएं इलेक्ट्रॉन दे करके अस्थायी हो जाते हैं। बस बाहरी कोश में कैसहूँ 8 गो चाहिए, कैसहूँ 8 गो चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम आप 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 3 ही ले सकते हैं। 3 दे सकते हैं या 3 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। चाहेंगे हम 5 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और हमारा बाह्यतम कोश में 8 गो हो जाए, नहीं होगा। 5 गो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपका ताकत बहुत खत्म होगा। देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों ले पाया, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है ये वो अपना इलेक्ट्रॉन तनी मनी कमजोर पकड़ा था, ये निकाल दिया। लेकिन जैसे ये वो इलेक्ट्रॉन निकाला ना क्लोरीन, है सोडियम जो है उस अपना सारा इलेक्ट्रॉन पे और अधिक बल लगा के और ताकत के साथ सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। आप कौनों को नहीं ले जाने देंगे, आप कौनों को नहीं ले जाने देंगे। ये क्लोरीन जो है ताकत लगा के इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल आया। कहाँ से कि तनी मनी क्या था, तनी मनी उदास था, अभी अस्थायी नहीं था, तो उस इलेक्ट्रॉन पे उतना बल नहीं था, इसलिए खींच लिया। लेकिन अब कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जल्दी, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। कहाँ से कि अच्छा से अब सब इलेक्ट्रॉन को है, हमारा इलेक्ट्रॉन अब कोई नहीं लेगा। सोडियम एकदम चौकन्ना हो गया, कोई एगो चुरा के लेके भाग जाएगा। आप रात भर पहरेदारी करेंगे कि नहीं, वैसे यहाँ पे सोडियम करता है। कोई भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को और अधिक ताकत के साथ पकड़ते जाते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को वो परमाणु और अच्छे से और ताकत के साथ पकड़ लेंगे। यहाँ पे 1 निकला है तो थोड़ा सा ताकत लगा है, 2 निकलेगा और ताकत लगेगा, तीसरा निकलेगा और ताकत लगेगा, चौथा आप निकालिए नहीं पाइएगा। इतना ताकत से बांध लेंगे कोई भी परमाणु होगा। ठीक जैसे कि एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी 3 गो अपना दान तो कर देगा, कोई मांगेगा 3 गो, कोई आएगा 3 गो वाला लेके चला जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन लेके चला जाएगा, है कि नहीं, लेके चला जाएगा। लेकिन जैसे ही लेके जाएगा ये एल्युमिनियम, और जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके बाहरी कोश में अब कितना बचेगा, 8 गो बचेगा। 8 गो बचेगा कि नहीं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। अब 8 गो बचेगा, 3 2 5 3 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये अपनी 8 इलेक्ट्रॉनवा को, ऐसे तो 10 बचेगा एक अंदर वाला, लेकिन हम बाहरी वाले कोश की बात कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों को इतना कस के पकड़ लेगा कि अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। 3 गो के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। 3 गो के बाद किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब इतना चीज़ हम आपको काहे समझाए हैं, इतना चीज़ इसलिए समझाए हैं कि ताकि बता सकें धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो जो है ये धातुएं जो है 8 अस्थाई करने के लिए 8 बनाना है कैसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब कहेंगे काहे किसी से लेके नहीं 8 गो बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इस एल्युमिनियम के पास बाहरी कोश में 3 गो इलेक्ट्रॉन था, तो इसको 8 गो बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 8 गो बनाने के लिए 5 गो इलेक्ट्रॉन, जो कभी संभव नहीं है। अभी बताएं कोई भी परमाणु 3 गो से अधिक इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है, ना तो दे सकता है नहीं ले सकता है। इसके बाह्यतम कोश में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, अभी 5 गो लेना चाहेगा नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, है कि नहीं। इसमें इतना ताकत ही नहीं है कि 5 गो ले पाए, इसीलिए ये अपना 3 गो दान कर देता है। तो हम बोले क्या है, हम बोले हैं कि धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब धातु हमेशा बबुआ, धातु हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन त्यागबे करेंगे। सब अस्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे, किसी को दे देंगे, ले जाओ हम भी अस्थाई हो जाए तुम भी अस्थाई हो जाए, है कि नहीं। तो धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वही हम धातु के प्रकृति में लिखे थे कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागते हैं और त्याग कर धनायन बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है इनमें, इसीलिए अधिक क्रियाशील होते हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा। किसी भी चीज़ से क्रिया कर लेंगे, तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे किसी भी चीज़ से, ठीक। तो ये जो होते हैं धातुएं जो होते हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अन्य तत्व जल्दी अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्रिया कर लेंगे और चीज़ों से, ठीक। तो आशा है कि आपको समझ में आया।
अस्थायित्व का। ऐसे तो ऊपर ऊपर समझाए हैं, हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऊपर ही समझाना है। अगला जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, वहाँ पे इसको अच्छे से समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस काम भर का समझाए हैं, तो आशा है कि समझ में तो आया ही होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, बस काम चलाने लायक यहाँ पे समझाना था हमको। ठीक, तो धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, क्योंकि उनके पास बाह्यतम कोश में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और अगर 4 होता है तब किसी से 4 ले सकता था, ऐसा नहीं है, 4 होता है तो उससे आझेदारी हो जाती है, लेकिन 4 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, अधिकतम 3 गो होता है, तो किसी से 5 गो ले ही नहीं सकता। 3 गो से अधिक ना दे सकता है ना ही ले सकता है कोई भी परमाणु, तो 3 गो से अधिक ना दे सकता है ना ले सकता है, तो धातुएं 3 गो अपना दे के और अस्थायी हो जाते हैं। तो देने की प्रवृत्ति होती है धातुओं की, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और इसलिए धातुएं जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा, अन्य तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण जो होता है, इसमें पहला आता है धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन, जैसे मैग्नीशियम को आप देखे होंगे जलते हुए, आपके बुक में पहले चैप्टर में दिखाया गया, मैग्नीशियम धातु को जलाया है, सफ़ेद लौ के साथ मैग्नीशियम जला है, और वहाँ पे पाउडर, राख के रूप में सफ़ेद पाउडर मिला है। मैग्नीशियम एकदम चमकीला, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, वैसे ही आग के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन, ऐसे पतला सा मैग्नीशियम धातु लीजिए और उसको माचिस जला के और जलाइए, क्या होगा, मैग्नीशियम जलने लगेगा, और जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का राखी बनाएगा। रखिया जो होता है ना, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और उसका ऑक्साइड बन रहा है यानी धातु ऑक्साइड। तो बाबू देखो, थोड़ा सा समझने का कोशिश कर, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो राखी बनता है, उस रखिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एगो धातु है, इसलिए वो क्या बना है, धातु ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है, धातु ऑक्साइड बनाया। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे आयरन भी ऑक्सीजन के साथ मुरझा जाता है और मुरझा करके आयरन ऑक्साइड बना देता है कि नहीं। तो ये जो होता है, धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और क्या बना देते हैं, धातु ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है, एक धातु ही है। आयरन ऑक्साइड क्या है, एक धातु ऑक्साइड। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिपक गया। जब कोनो चीज का ऑक्सीजन चिपक जाता है तो कहते हैं ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। हमरे से ऑक्सीजन आके चिपक गया, हमारा ऑक्साइड बन गया, है कि नहीं। धातु के साथ ऑक्सीजन चिपक गया, धातु ऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन चिपक गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन चिपक गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, सल्फर के साथ चिपक गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड बनता है जब किसी के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक जाए, जब किसी से जाके ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका ऑक्साइड बनता है। ऐसे यहाँ पे धातु के साथ बबुआ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना है, धातु का ऑक्साइड बना है, धातु का ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे देखिए, कापर जो है, कापर तांबा, जो हम तार लाते हैं अपने घरों में, बिजली के तार लाते हैं, वो तार कॉपर के होते हैं। तो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। वही तार जब ब्लैक हो जाता है तो वही कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब ब्लैक हो जाता है तरवा, तो वही क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ऐसे अगर नहीं ब्लैक हुआ है तो आप उसको जला करके देखिएगा, ब्लैक हो जाएगा। काहे ब्लैक हो जाएगा, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ब्लैक हो जाएगा, तो वही कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाएगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। देखिए, ये जो होता है ना, ये Al2O3 2 और 3 नंबर कहाँ से आया है, ये सब ऑक्सीकरण संख्या से आता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या और इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे इसका ऑक्सीकरण संख्या एल्युमिनियम का 3 होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। इधर उल्टा पुल्टी नंबर लग जाता है। ठीक, कहाँ से कि एल्युमिनियम 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए एल्युमिनियम 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ, ऐसे नंबरिंग ऐसे होता है। तो ऐसे मतलब इस सूत्र बनाने वाला आप जानते ही होंगे। Al क्या होता है, Al+3 और O-2। तो ऐसे जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्रॉस ऐसे बन जाता है, क्रॉस। ऐसे सूत्र बनाने का तरीका ही तो आप लोग जानते हैं यार।
Al2, यही नंबर नीचे आ जाएगा, हाई इसके नीचे आ जाएगा Al2O3। ठीक, ऐसे होता है, ऐसे सूत्र बनता है। तो मतलब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए, सामान्यतः जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये हम आपको पिछले लेसन में बताए थे जब हम अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे थे। कैसे? तो हम बताए थे, देखिए धातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्या देते हैं बाबू? अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। भुला गए, हम जानते हैं आप लोगों को अपनी वाली का बात याद नहीं रहता है, तो हमारा कैसे याद रह सकता है। ये जो है अम्ल और धातु ऑक्साइड मिल करके लवण और जल देते हैं, लवण और जल देते हैं। अब देखिए, जब भी कोई चीज लवण और जल बना रहा है मतलब वो अम्ल और क्षार होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ही केवल लवण और जल बन सकता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ही केवल लवण और जल बन सकता है। हम कहे एगो तो अम्ल है लेकिन दूसर का धातु ऑक्साइड है, ये कैसा व्यवहार किया होगा? धातु ऑक्साइड जो है क्षारक के समान व्यवहार किया होगा, तो अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्षारक की जगह पे आया है, मतलब कि क्षारक की तरह व्यवहार किया होगा, इसीलिए क्या हुआ है, ये लवण और जल बनाया। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कि वो ऐसे कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, और वो क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल बनाएंगे। मतलब अगर क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तब न लवण और जल बनेगा, और अम्ल के साथ जब क्षारक की अभिक्रिया होगी तब न लवण और जल बनेगा। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तब क्षारक जैसा है, तभी लवण और जल बने। और जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल चाहिए, तो अम्ल का काम कौन कर रहा है? धातु ऑक्साइड कर, तो अम्ल की तरह यहाँ पे व्यवहार कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्षार की तरह, यहाँ पे अम्ल की तरह, बात वही है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि सामान्यतः हम अभी पिछले लेसन में देख कर क्या है कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षार के दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल देगा, और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल देगा। तो ये अम्लीय और क्षार के दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। जब अम्ल के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल देगा तो ये क्षारक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देगा तो ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है, तो ये कैसा व्यवहार किया है? अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, इसलिए क्षारकीय प्रवृत्ति का, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर के ही लवण बनाते हैं। यहाँ पे क्या बना है? एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक लवण है। क्या है बाबू? एक लवण है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड लवण बना है और यहाँ पे जल बना है। लवण और जल कब बन सकता है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें। यहाँ पे अम्ल तो है लेकिन क्षारक का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्षारक का काम कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? क्षारकीय प्रवृत्ति का। यहाँ पे देखिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? तो ये क्षारक है। ये पिछले लेसन में हम पढ़ के आए हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, इसके साथ अभिक्रिया किया है। क्या बनाया है? सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या होता है? ये भी एक लवण होता है, और जल बना है। तो लवण और जल कब बनता है? जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं। ये NaOH तो क्षारक है, लेकिन इसके साथ अम्ल का काम कौन कर रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे अम्ल की तरह काम किया है और ऊपरा क्षारक की तरह काम किया है, ये दोनों की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं दोनों प्रवृत्ति का। कैसा है? दोनों प्रवृत्ति का, है ना? जैसे क्लास में कई लड़कों को आप देखिएगा दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, समझने वाले समझदार होते हैं, ठीक ना? तो चलिए यहाँ पे अधिकांश धातु जो होते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मतलब जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड
जल में घुलनशील होते हैं। और वो जल में घुलनशील जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जब ये जल में घुलनशील होते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करते होंगे तभी घुल रहा है। चीनी जल के साथ अभिक्रिया करता है तभी घुलता है, नमक जल के साथ अभिक्रिया करता है तभी घुलता है कि नहीं। तो वो घुल रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया करता है। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, सॉरी अघुलनशील होते हैं, मतलब नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं। और जल में जो भी क्षारक घुलते हैं, बाबू अभी बताए हैं सामान्यतः धातु ऑक्साइड कैसन क्षारकीय प्रवृत्ति का, कैसा क्षारकीय प्रवृत्ति का। तो जो भी क्षारक होते हैं, अगर क्षारक जल में घुल रहा है तो उसको बोला जाता है क्षार, अगर जल में नहीं घुल रहा है सिंपल क्षारक। कोई भी क्षारक है अगर पानी में घुल गया तो बोलेंगे क्षार है, और नहीं घुल रहा है सिंपल क्षारक ही रहने दीजिए उसको। समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहे हैं अधिकांश धातु ऑक्साइड जो कि क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं वो क्या होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, नहीं घुलते। लेकिन कुछ काच जो है पानी में घुल जाते हैं सब, और जब घुल गए तो क्या बोलेंगे क्षार बोल देंगे। तो कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। ठीक, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आज का लेक्चर भी लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, नहीं तो ज़्यादा कंटेंट नहीं था। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बाबू, एक क्षार है। यहाँ पे पढ़े अभी, यही यहाँ पे ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे ये क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, ये भी एक क्षार है, ये भी एक क्षार है, ये भी जल में घुल सकता है। तो जो जल में घुल सकते हैं वही हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक, धातुओं की जल से अभिक्रिया। अब तक हम क्या पढ़े हैं, अब तक हम पढ़े हैं कि धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है, ऑक्सीजन जाके चिपक जा रहा था, बस धातु ऑक्साइड बन जा रहा था। जब भी कोनो धातु से ऑक्सीजन चिपक रहा है धातु ऑक्साइड बन जा रहा है। अब कह रहे हैं अब जल से अभिक्रिया कराइए, अब पानी में धातुओं को डालिए। तो लोहा को पानी में बाबू डालिएगा, कौन फर्क पड़ेगा, तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद तनी लोहा मूर्छा उर्छा जाएगा, तनी ऑक्साइड बन जाएगा लोहा का, लेकिन तुरंत फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं पे अगर सोडियम को पानी में डालिएगा तो सोडियम तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, भड़क जाएगा, है कि नहीं। तो सोडियम भड़क जाएगा, मतलब सोडियम जल के साथ बहुत तेज अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेज कर रहा है। सोडियम ऑक्साइड बनाया और सोडियम ऑक्साइड बन करके फिर से वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक, तो देखिए होता क्या है, जब धातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या होते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं, काहे भड़कता है, कहाँ से कि सोडियम को जैसे पानी में डालेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जैसे पानी में डालेंगे पनिया बहुत तेज गर्म होगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। जब भी किसी धातु का अभिक्रिया जल से होता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब सोडियम जल में जाता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकला, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है और तुरंत हाइड्रोजन गैस जैसे हीट पाएगा एकदम भभक जाएगा, अब भभकेगा बस ब्लास्ट कर देता है। तो हाइड्रोजन गैस ही है वो जो सोडियम को पानी में डालने पर ब्लास्ट करता है। तो वही है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। जब अभिक्रिया में हीट उत्पन्न होगा हाइड्रोजन गैस जल के ब्लास्ट कर जाएगा, और नहीं हीट उत्पन्न होगा ऐसे ही हाइड्रोजन गैस बुलबुला के रूप में निकल जाएगा, है कि नहीं, बुलबुला के रूप में निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, कुछ कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करती। जैसे आप सोना को पानी में कितनों दिन डाल के रखिए, सोना एक धातु है और सोना को पानी में डुबा के 40 साल रखिए, कोनो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कैसे कि सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। वैसे ही चांदी को जल में डुबा के रखिए, कोनो अभिक्रिया नहीं होगा, एकदम साफ जल में, ही नहीं कि नलका का जल ले लीजिएगा डिस्टिल वाटर जिसमें कोनो मिनरल नहीं। ठीक, तो देखिए
धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पे भी धातु ऑक्साइड, यहाँ पे धातु ऑक्साइड बना था जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था। यहाँ पे भी जल में क्या है देखिए बाबू, पानी में कौन सी है H2O, H2O मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है बाबू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हम कह रहे हैं जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस तो ऐसे ही बाहरी हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। अब ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन जाके धातु से चिपक जाएगा, और जब किसी चीज से ऑक्सीजन चिपकता है उसका ऑक्साइड बनता है। वही बात हुआ है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया किया है हाइड्रोजन में तो उड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन जाके धातु से चिपक गया तो क्या हुआ, धातु ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया, है कि नहीं। तो यही होता है जल से जब अभिक्रिया करते हैं। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लेड हो गया, ये 3 धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। अब यहाँ पे आता है जल से जो धातुएं अभिक्रिया करती हैं उनका एग्जाम्पल देखिए। पोटेशियम और सोडियम दोनों को जल में डालेंगे ब्लास्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम को के से दर्शाते हैं। पोटेशियम को जब जल में डाला जाता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन तुरंत ही पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे धातु जो है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभी यहाँ का समझाए हैं बाबू कि जो कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके और क्षार देते हैं, और क्षार में क्या, धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए धातु ऑक्साइड जो होते हैं, देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया किया, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है। लेकिन हर धातु ऑक्साइड को उठाए और इसको पानी में डाल दिए, जब पानी में डालेंगे, जैसे धातु ऑक्साइड को पानी में डालेंगे ये क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को Na2O को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसको जल में जब डाले हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड बना। तो ये कब होगा, तो जब जल में डालेंगे धातु ऑक्साइड को। अब पहले ही से धातु जो है पानी में है, अभिक्रिया किससे कर रहा है, धातु अभिक्रिया किससे कर रहा है, पानी में। पानी में अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड तो बनाया, धातु ऑक्साइड जो है पानी में है, तो धातु ऑक्साइड जब पानी में जाता है धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी वही सीधा हुआ है, पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाया है, लेकिन उसी टाइम पे तुरंत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया है। कई में बदल गया बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो अब इसमें आप लोग पोटेशियम ऑक्साइड नहीं खोजने लगे। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला है और उष्मा भी निकली है। जैसे उष्मा निकली हाइड्रोजन गैस को जला करके ब्लास्ट कर दी है। ठीक, जैसे उष्मा निकली है हाइड्रोजन गैस को जला करके ब्लास्ट हो गया है, जल करके हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट हो गया। ऐसे ही सोडियम को देखिए, सोडियम जो है बाबू जल के साथ पानी के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम को पानी में डालेंगे तो पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। हाइड्रोजन गैस जल करके ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड जो बनाना, सोडियम का जो ऑक्साइड बनाना वो अभी पानी में है, और पानी से अभिक्रिया करके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता। अब ये जो दोनों अभिक्रिया हैं आप देखे होंगे वीडियो में, बहुत अत्यधिक तीव्र गति से होती है। जैसे ही सोडियम को पानी में डालेंगे तुरंत ब्लास्ट होता है, कैसे कि बहुत तेज जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करती हैं, तो ये अत्यधिक तीव्र होती हैं और इनमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण हमको ब्लास्ट देखने को मिलता है। अब आता है कैल्शियम की बारी। कैल्शियम भी देखिए अभी तक धातु का जल से ही अभिक्रिया करा है। कैल्शियम का जब अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन तुरंत उसी टाइम पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, क्योंकि ये अभी पानी में था। कैल्शियम ऑक्साइड कहीं में था, पानी में था, और धातु ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला। अब आप कहेंगे यहाँ उष्मा नहीं निकला, निकला बाबू लेकिन कम निकला। उष्मा यहाँ भी निकला, यहाँ पे भी हीट निकला, लेकिन कम निकला। जैसे चूना को पानी में घोलिएगा ना तो उसमें हीट निकलेगा, लेकिन बल्टिए बस गर्म होगा, उसमें बुलबुला निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है कि नहीं। तो बुलबुला निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस ऐसे ही बिना जले ही निकल जाता है, क्योंकि इसमें उष्मा कम निकलता है। तो जब कैल्शियम को जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। हाइड्रोजन गैस इसमें जलता नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऊष्मा होता है ये कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा निकल रहा था, यहाँ पे ऊष्मा कम निकलता है, हीट कम निकलता है, इससे हाइड्रोजन गैस ऐसे ही गैस के रूप में निकल जाता है। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, कैल्शियम की सतह पर जा करके चिपक जाता है, निकलता नहीं है, पानी में से निकलता नहीं है, जा करके कैल्शियम की सतह पे चिपक जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस जा करके, ये मान लीजिए कैल्शियम धातु है, कैल्शियम ये एक धातु है, यहाँ पे एक धातु है कैल्शियम, इसके सतह पे यहाँ पे ऐसे बुलबुला टाइप में चिपक जाएगा, हवा टाइप में चिपक जाएगा। अब बताइए इसका आयतन बढ़ गया, जब किसी चीज़ पे क्या हो जाएगा, बुलबुला सट जाएगा तो उठ के ऊपर नहीं चलाएगा, उठ के ऊपर चलाएगा कि नहीं। जैसे कई गो गुब्बारा में आप हवा भर के अब पानी पे रख दीजिए और उस पर आप बैठेंगे तो गुब्बारा तैरने लगेगा, कहाँ से कि हवा आपके संपर्क में आ गया। ऐसे इस धातु के साथ ये हवा जो है हाइड्रोजन गैस इसके संपर्क में आ गया, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जा करके कैल्शियम पर चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपका कैल्शियम पानी से हल्का हो गया, अब कैल्शियम ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह पर। देखिए हाइड्रोजन गैस निकला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद, लेकिन वो कहाँ गया, जा करके कैल्शियम से चिपक गया। जैसे चिपका कैल्शियम हल्का हो गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। तो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह पर चिपक कर जल में तैराने लगता है। किसको, कैल्शियम को, कैल्शियम को जल में तैराने लगता है, कैल्शियम जल में तैरने लगेगा। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो आप पहले चैप्टर में पढ़े थे, मैग्नीशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, नहीं अभिक्रिया करता है, कहता है भाई हम अभिक्रिया नहीं करेंगे, कुछ कर लीजिए। तो बाबू इसको क्या करना पड़ता है, इसको अभिक्रिया कराने के लिए गर्म जल लेना पड़ता है। इसको तनी मनी बुखारिया गया है, मैग्नीशियम तनी मनी बुखारिया गया है, ठंडा पानी नहीं पीता है, तो इसको गर्म पानी देते हैं। अभी गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कोई पूछेगा मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं करता है। शीतल जल के साथ मैग्नीशियम जो है अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ करेगा, गर्म जल के साथ, गर्म पानी के साथ ही अभिक्रिया करता है। बुखारिया गया है तनी मनी, तो जब बुखारिया गया है तो इसको गर्म पानी देते हैं, तो गर्म पानी के साथ ही अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। इसमें भी ऊष्मा कम निकलता है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस जलता नहीं। यही बात है। आज आगे देखिए, अभी तो हम देख लिए कि जल के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस दे रहे। अब एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा तो बहुत ज़्यादा अगर इनको प्रेशर देंगे ना, तनी तनी प्रेशर देंगे ज़्यादा तो तनी मनी अभिक्रिया कर लेंगे सब। मतलब बहुत ज़्यादा इनको उकसाएंगे, कहेंगे नहीं तुमको जल के साथ अभिक्रिया करना ही है। तो एल्युमिनियम और लोहा और जिंक, जैसे लोहा को ढेर दिन पानी में रख दीजिए तो उसको फोर्स कर रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया करो, तो लोहा तनी तनी जंग खा जाएगा, है कि नहीं। तो जब एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों धातुओं को, आयरन मतलब लोहा, एल्युमिनियम आप देखे ही हैं जो खिड़कियों में लग रहा है, और जिंक आप नहीं देखें तो जिंक भी देख लीजिएगा, जिंक भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा चमकदार। तो इन तीनों धातुओं को जब आप जल में रखेंगे तो ना तो गर्म पानी के साथ, ना ही ठंडा पानी के साथ, कौनों के साथ अभिक्रिया तुरंत नहीं करेंगे। लेकिन आप इनको फोर्स करेंगे, एकदम कहेंगे ना तुमको जल के साथ अभिक्रिया करना ही है, तो बहुत दिन बाद इतनी जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। मतलब ये लगभग नहीं करते हैं, लगभग नहीं करते हैं, लेकिन हल्का सा करते हैं। जल के साथ हल्का सा अभिक्रिया करते हैं, लगभग में नहीं करते, बस तुरंत के लिए नहीं करते हैं। अब एकदम में कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, कौन ऐसा धातु है जिसको कितनों जल के साथ रखिए, कितनों उसको दबाव दीजिए, ना तुमको जल के साथ अभिक्रिया करना है, वो नहीं करेगा। तो उसमें आता है 3 धातु, कौन कौन सा, तो लेड, जिससे कि बैटरी बना होता है, लेड एसिड बैटरी। आप देखे होंगे लेड, जो बैटरी का खूंटी निकला होता है ना, वो लेड का होता है। तो खूंटिया बैटरी का कैसा होता है, लेड का होता है। जो इन्वर्टर बैटरी है उसका खूंटी लेड का होता है। कापर जो कि तारों में आता है, कापर के तार को कितना दिन पानी में रख दीजिए, कोनो अभिक्रिया नहीं होगा, कोनो अभिक्रिया नहीं होगा। तो कापर भी किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेड भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सिल्वर यानी चांदी को कितनों दिन पानी में रखिए, गर्म पानी में रखिए, ठंडा पानी में रखिए, कहीं करिया होगा, नहीं होगा। कैसे कि जो है चांदी जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं किया। ऐसा ही सोना को आप कितनों दिन गर्म पानी, ठंडा पानी के स्नो पानी में रखिए, सोना भी अभिक्रिया नहीं करेगा, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, सोना इसे चमकता रहेगा। तो ये 3-4 धातुएं हैं जो जल के साथ कभी किसी भी परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करेंगी। लेकिन है जो है ये 3 को अभिक्रिया ना तो गर्म जल के साथ, ना ही ठंडा जल के साथ, लेकिन ढेर फोर्स करेंगे तो तनी मनी अभिक्रिया कर लेगा सब, बस यही है। ठीक,
तो ये जो होता है ये आता है आपका धातुओं के रासायनिक गुण। अब आप सोच रहे होंगे धातुओं के रासायनिक गुण कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। अभी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया बची हुई है, लेकिन ये चीज़ें, ये पार्ट जो है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में। फिर भी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आप ध्यान दीजिएगा, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया को हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए भी हैं, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं, और नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो ये अभी कुछ काच पार्ट कंप्लीट हुआ धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में धातुओं के रासायनिक गुण, सभी रासायनिक गुणों के बारे में ख़त्म करेंगे सारी बातें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके जा करके चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे राइटिंग में है, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। हाँ, हो सकता है ख़राबो राइटिंग में मिले तो दिक्कत नहीं है, हाँ बस कंटेंट आपको पूरा प्रॉपरली कंटेंट मिलेगा, है ठीक है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।